अब हम लोग छठा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि 4 इक्वल एंड पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन रॉड एज शोन इन द फिगर। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्सेस द रॉड, ऑप्शन ए दिया गया इज एट रेस्ट, ऑप्शन बी दिया गया एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क, और ऑप्शन सी दिया गया है एक्सपीरियंसेस ए लीनियर मोशन। क्लियर है? ठीक है। तो हमारे पास बोला गया है कि ए बी एक रॉड है और इस पॉइंट पे एक फोर्स एफ डायरेक्शन में इधर लग रहा है और यह पॉइंट ए से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे है। क्लियर है? ठीक है। और ए से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पे कोई फोर्स एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है? ठीक है। और ए से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई फोर्स एफ है और एफ इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है? ठीक है। और ए से 80 सेंटीमीटर की दूरी पे यहाँ पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर कोई फोर्स इधर एफ लग रहा है। क्लियर है? ठीक है। ये सभी फोर्सेस एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। क्लियर है? ठीक। तो हमें यह बोला गया है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्लियर है? ठीक। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस ए बी रॉड पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो हम लोग अगर एफ नेट निकालना चाहे तो एफ नेट बराबर कितना होगा? एफ नेट बराबर कितना होगा? तो अपवर्ड डायरेक्शन में एफ प्लस एफ, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? 2f फोर्स लग रहा है। क्लियर है? ठीक है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? एफ प्लस एफ, यानी कि -2f फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है? तो एफ नेट कितना हो गया? 0, यानी कि इस रॉड पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। क्लियर है? यानी कि यह जो रॉड होगा, यह रॉड क्या होगा? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर है? यह रॉड किस कंडीशन में होगा? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। क्लियर है? ठीक है। क्यों? क्योंकि इस रॉड पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वह नेट फोर्स कितना है? 0 है। क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग इस रॉड पर किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि इस रॉड पर टॉर्क कितना लग रहा है। क्लियर है? ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम लोग इस ए पॉइंट के अबाउट इस रॉड पे लगने वाले टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए जो होगा उसे यदि हम लोग टाउ ए बोले तो टाउ ए बराबर क्या होगा? इस फोर्स का टॉर्क हम लोग निकालेंगे ए पॉइंट के अबाउट, तो इस फोर्स का टॉर्क ए पॉइंट के अबाउट कितना होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस, यानी कि 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? 20/100 मीटर हो जाएगा। क्लियर है? और यह किस सेंस में हो जाएगा? क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। प्लस ए पॉइंट के अबाउट जब इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग कितना लिखेंगे? एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 40 सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफ इंटू 40/100। 100 एफ 40/100 क्यों लिखे? क्योंकि 40 सेंटीमीटर में दिया गया, इसको मीटर में बदलेंगे तो 40/100 लिखेंगे। और सेंस कौन सा सेंस हो जाएगा? तो क्लॉकवाइज नहीं होगा, इस समय एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लियर है? ठीक। अब हम लोग इस फोर्स का इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। तो इस फोर्स का ए पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वह कितना होगा? प्लस एफ, फोर्स कितना है? एफ है, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ए से इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वह कितना सेंटीमीटर है? 60 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 60/100 मीटर। क्लियर है? ठीक है। और इसका जो सेंस होगा वह कौन सा सेंस हो जाएगा? क्लॉकवाइज सेंस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। प्लस अब हम लोग इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। तो इस फोर्स का इस ए पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वह कितना होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ इस एफ का, इस फोर्स का इस ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 80 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 80/100 मीटर इंटू सेंस कौन सा सेंस हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज सेंस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज सेंस पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज सेंस निगेटिव है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? F/5। क्लॉकवाइज सेंस को पॉजिटिव मानते हैं तो यह पॉजिटिव हो गया, यह एंटी क्लॉकवाइज सेंस है तो निगेटिव हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40, 20 25 100, यानी कि 2F/5 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो माइनस साइन लगा देंगे। क्लियर है? ठीक है। या फिर क्लॉकवाइज सेंस में आ गया है तो प्लस साइन होगा, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी कि 3F/5। क्लियर है? ठीक। अब यहाँ पे यह देख रहे हैं कि यह एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है तो यहाँ पे निगेटिव साइन लिखेंगे, लगाएंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4/5, यानी कि 4F/5 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल गया? एलसीएम 5 आ जाएगा। यहाँ होगा F माइनस 2F प्लस 3F माइनस 4F, यानी कितना हो गया? 4 3 4 2 6, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 2F, यानी कि -2F/5, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 2F/5 माइनस कौन सा सेंस में है?
एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो सेंस कौन सा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस हो जाएगा। यानी कि इस ए पॉइंट के अबाउट, यानी कि इस ए पॉइंट के अबाउट इस रॉड पे लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह 2F/5 होगा, किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। यानी कि इस ए पॉइंट के अबाउट यह जो रॉड है इन सभी फोर्सेस के कारण किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। यानी कि यहाँ पे यह रॉड जो है कि किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, रॉड विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस ऑप्शन में क्या क्या क्लियर है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। क्या यह रॉड रेस्ट में है, नहीं, क्योंकि यह रोटेट करना चालू कर दे रहा है, तो यह रॉड रेस्ट में होगा नहीं। क्लियर है, ठीक है। दूसरा, एक्सपीरियंसेस से टॉर्क, क्या यह रॉड टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, हाँ बिल्कुल। इस ए पॉइंट के अबाउट इस रॉड पर नेट टॉर्क कितना लग रहा है, 2F/5 लग रहा है, तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या, एक्सपीरियंसेस से लीनियर मोशन, क्या यह रॉड लीनियर मोशन करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि रॉड पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है, 0 है। जब नेट फोर्स 0 हो गया तो एक्सीलरेशन जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक्सीलरेशन 0 हो गया तो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वह कांस्टेंट हो जाएगा। और इनिशियली सेंटर ऑफ मास का इस रॉड का वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो फाइनली भी रॉड का जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा वह क्या होगा, 0 होगा। यानी कि इस रॉड के पास कोई लीनियर मोशन नहीं आएगा, तो यह भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अतः आप इसे काफ़ी ध्यान से समझिएगा। क्लियर है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि इफ ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस F1 वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एक्टिंग एट पॉइंट 3,3,4 एंड F2 इज इक्वल टू F2 वेक्टर इज इक्वल टू -2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप एक्टिंग एट पॉइंट 1,0,0 देन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम और नॉट। हमें बोला गया है कि किसी रिजिड बॉडी पर, किसी भी बॉडी पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्सेस जो है F1 वेक्टर है वह कुछ इतना दिया गया है, वह किस पॉइंट पे लग रहा है, 3,3,4 पॉइंट पे लग रहा है। क्लियर है, ठीक है। और दूसरा जो फोर्स दिया गया है वह F2 वेक्टर इतना दिया गया है और वह किस पॉइंट पे लग रहा है, 1,0,0 पॉइंट पे लग रहा है। और बोला गया है, पूछा गया है आपसे कि यह फोर्सेस यदि रिजिड बॉडी पर लग रहे हों तो वह रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा। क्लियर है, ये हमसे पूछा गया है। क्लियर है। तो जब हम लोग इक्विलिब्रियम के कंडीशन को पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोगों ने यह पढ़ा था कि यदि किसी रिजिड बॉडी पर F नेट 0 हो, लगने वाला जो नेट फोर्स हो वह यदि 0 हो जाए और उस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट टॉर्क भी 0 हो जाए तो हम लोग यह बोलेंगे कि वह बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वह बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। क्लियर है, ये हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो कॉन्सेप्ट लगेगा यही कॉन्सेप्ट लगेगा। क्लियर है। तो जब कभी भी आपसे यह पूछ दिया जाए कि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है कि नहीं है, तो हम लोग को क्या देखना होगा कि उस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है कि नहीं है। क्लियर है। और हमें यह देखना होगा कि उस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट टॉर्क 0 है कि नहीं है। क्लियर है। तो नेट टॉर्क 0 किस पॉइंट के अबाउट, सभी पॉइंट के अबाउट 0 होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। तो जब कभी भी आपसे यह पूछ दे कि कोई भी सिस्टम या कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, तो आपको क्या देखना होगा, उस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है कि नहीं है। क्लियर है। और क्या देखना होगा कि सभी पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क 0 है कि नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पे यह जो टॉर्क होता है, टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, अबाउट एवरी पॉइंट, सभी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग सब पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 नहीं निकालेंगे, हम लोग किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 निकाल लेंगे तो वह स्वतः सभी पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। ऐसा हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ लिया है। आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो एक बार फिर से देख लें तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि किसी एक पॉइंट के अबाउट यदि हम लोग टॉर्क 0 साबित कर देंगे और उस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा तो सभी पॉइंट्स के अबाउट टॉर्क जो होगा अपने आप 0 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसी कॉन्सेप्ट का सहारा लेंगे। क्लियर है, ठीक है। आइए अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, यह क्या है, एक रिजिड बॉडी है, क्लियर है। और यह हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है, यह हमारे पास एक क्या दिया गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया है, क्लियर है। और बोला गया है कि किसी पॉइंट 3,3,4 पे, तो मान लेते हैं कि यह पॉइंट जो है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, 3,3,4 है, क्लियर है। और इस कोऑर्डिनेट पे, इस पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स लग रहा है। तो मान लेते हैं कि F1 फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, और यह F1 फोर्स वेक्टर की, यह F1 फोर्स कितना है, 2i कैप है प्लस 3j कैप है प्लस 4k कैप है, क्लियर है, ठीक है। और बोला गया है कि F2 फोर्स जो है वह किस पॉइंट पे लग रहा है, 1,0,0 पे लग रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे यह कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, यह कोऑर्डिनेट कितना है, 1,0,0 है। तो इस पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है वह कितना लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है। तो मान लेते हैं कि यह F2 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। यह F2 फोर्स कितना होगा, कितना दिया गया है, -2i कैप दिया गया है, -3j कैप दिया गया है, -4 k कैप दिया गया है। यानी यहाँ से यह क्लियर है, यह जो F1 फोर्स है और यह जो F2 फोर्स है, यह एक दूसरे के पैरेलल है, क्लियर है, ठीक, यह क्लियर है, ठीक है। यह आप समझ सकते हो, जब वेक्टर पढ़े होइएगा, वेक्टर का कॉन्सेप्ट जब आपको पता होगा, तो यह आपको सीधे पता चल जाएगा कि यह F1 वेक्टर और यह F2 वेक्टर एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है, क्लियर है, ठीक है। तो यदि यह बॉडी, यह रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो सबसे पहले हम लोग इस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स देखेंगे, इस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो इस रिजिड बॉडी पर मान लेते हैं कि नेट फोर्स F नेट लग रहा है, तो F नेट बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, F1 वेक्टर प्लस क्या लिखेंगे, F2 वेक्टर। F1 वेक्टर हमारे पास कितना है, 2i कैप है प्लस 3j कैप है प्लस 4k कैप है, यह मेरे पास F1 वेक्टर है, ठीक है। प्लस F2 वेक्टर हमारे पास कितना है, -2i कैप है, -3j कैप है, -4k कैप है, क्लियर है। -4 कितना है, k कैप है, क्लियर है। तो देख रहे हैं कि +2i कैप प्लस 2i कैप -2i कैप कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3j कैप -3j कैप कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 4k कैप -4k कैप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें F नेट कितना मिल गया, 0 मिल गया। यानी कि इस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि जो यह मेरा पहला कंडीशन है यह सेटिस्फाइड हो गया, क्लियर, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं इस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट टॉर्क निकालते हैं। यदि नेट टॉर्क किसी एक पॉइंट के अबाउट 0 आ गया, तो सभी पॉइंट्स के अबाउट कितना हो जाएगा, अपने आप 0 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट ए है, और इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं बी पॉइंट बोल देते हैं, क्लियर है। तो मैं इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हूँ। देखता हूँ कि इस ए पॉइंट के अबाउट इस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट टॉर्क कितना है, क्लियर है। तो मान लेते हैं कि इस ए पॉइंट के अबाउट इस रिजिड बॉडी पर लगने वाला जो नेट टॉर्क है वह टाउ ए है। तो टाउ ए जो होगा वह कितना हो जाएगा, इस F2 फोर्स का इस ए पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वह कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि F2 फोर्स इस ए पॉइंट से ही होके गुजर रहा है, क्लियर है। तो इस ए पॉइंट के अबाउट इस F2 फोर्स का तो टॉर्क 0 हो गया। प्लस अब हम लोग किस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, इस F1 फोर्स का इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। तो F1 फोर्स का इस ए पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क होगा वह क्या होगा, R क्रॉस F1 होगा, R वेक्टर क्रॉस F1 वेक्टर होगा, क्लियर है, ठीक है। तो R वेक्टर हमें कितना मिलेगा, तो जो मेरा R वेक्टर होगा वह कौन सा वेक्टर होगा, वह मेरा कौन सा वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा R वेक्टर, क्लियर है। तो ये R वेक्टर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो हम लोग क्या लिखे, R वेक्टर जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, यह जो मेरा R वेक्टर होगा वह R वेक्टर होगा कितना, 3 में से 1 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2, यानी कि 2i कैप प्लस इस 3 में से 0 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3, तो प्लस 3j कैप, इस 4 में से 0 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4, यानी प्लस 4k कैप मिलेगा, क्लियर है। तो R वेक्टर हमें कितना मिल गया, कुछ इतना मिल गया, क्लियर है। और F1 वेक्टर हमारे पास दिया ही गया है, इतना है। तो टाउ ए जो होगा वह कितना हो जाएगा, टाउ ए वेक्टर कितना हो जाएगा, 0 प्लस R के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस F1 कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह वेक्टर और यह वेक्टर दोनों सेम वेक्टर आ गया, और सेम वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वह कितना होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो होता है वह कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यह वेक्टर और यह वेक्टर क्या है, सेम वेक्टर है। तो सेम वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टाउ ए हमें कितना मिल गया, 0 मिल गया, टाउ ए वेक्टर हमें कितना मिल गया, 0 मिल गया, क्लियर है। यानी कि इस ए पॉइंट के अबाउट इस रिजिड बॉडी पर लगने वाला टॉर्क कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क
टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इन द स्पेस विल बी जीरो। क्लियर है? ठीक है, इस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है और इस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट टॉर्क सभी पॉइंट्स के अबाउट कितना है? जीरो है। तो यह रिजिड बॉडी किस कंडीशन में होगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में होगा। यही मेरा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। क्लियर है? ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि द सिस्टम या द रिजिड बॉडी विल बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? और इस समय हमें क्या मिल जाएगा? यार सिस्टम जो है या रिजिड बॉडी जो है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में है। क्लियर है? ठीक है, तो इस एग्जांपल को आप लोग एक बार फिर से देख के और खुद समझ के सॉल्व कीजिएगा। ओके, अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में बोला गया है कि ए थिन यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ मास 1 kg, एक रॉड है जिसका मास 1 kg दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे एक रॉड बना लेते हैं। ऐसे ये हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड का जो मास दिया गया है वो कितना दिया गया है? 1 kg दिया गया है, यानी m बराबर क्या दिया गया है? 1 kg दिया गया है। क्लियर है? ठीक है, मूव्स ट्रांसलेशनली। क्लियर है? विथ एक्सेलरेशन a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह जो रॉड है, यह रॉड केवल लीनियर मोशन कर रहा है जिसका एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मान लेते हैं रॉड इस डायरेक्शन में लीनियर मोशन कर रहा है और इस रॉड का जो एक्सेलरेशन दिया गया है वह कितना दिया गया है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। क्लियर है? और यह बोला गया है कि यह रॉड जो है किस फोर्स के कारण लीनियर मोशन कर रहा है? ड्यू टू 2 एंटी पैरेलल फोर्सेस F1 एंड F2। और बोला गया है कि इस रॉड पे 2 एंटी पैरेलल फोर्स लग रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में। एक लग रहा है यहाँ पे F2 और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है F1 इस डायरेक्शन में। यानी कि यह जो रॉड है F1 और F2 फोर्स के कारण यह लीनियर मोशन कर रहा है। कितना एक्सेलरेशन के साथ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ। क्लियर है? ठीक है, और यह बोला गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच दिस फोर्सेस आर अप्लाइड इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और बोला गया कि इस F1 और F2 के बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर है। क्लियर है? ठीक है, और साथ ही साथ यह बोला गया है कि इफ F2 इक्वल टू 5 न्यूटन, और यदि इस F2 का वैल्यू 5 न्यूटन हो तो इस रॉड की लंबाई कितना होगा? ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। यानी कि इतना सारा इंफॉर्मेशन देने के बाद यह बोला गया है कि इस रॉड की लंबाई को कैलकुलेट कीजिए। क्लियर है? ठीक है, तो एक बार और हम इस प्रॉब्लम को रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे यह बोला गया है कि यह एक रॉड है और इस रॉड का मास 1 kg दिया गया है। रॉड पे 2 एंटी पैरेलल फोर्सेस लग रहे हैं। एक F1 लग रहा है इस डायरेक्शन में और F2 लग रहा है इस डायरेक्शन में, और F2 5 मीटर दिया गया है। और इस F1 और इस F2 के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है वह 20 सेंटीमीटर दिया गया है। और बोला गया है कि यह रॉड जो है कि इन दोनों फोर्स के कारण किसी लीनियर एक्सेलरेशन के साथ लीनियर मोशन कर रहा है। रॉड कैसा मोशन कर रहा है? लीनियर मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, रोटेटरी मोशन नहीं कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, और इस रॉड का जो एक्सेलरेशन दिया गया है वह कितना एक्सेलरेशन दिया गया है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया गया है। क्लियर है? ठीक है, तो हो सकता है कि यह रॉड इधर भी मूव कर सकता है या इधर भी मूव कर सकता है। क्लियर है? तो हम मान लेते हैं कि यह रॉड जो है कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर है? यानी कि हमने क्या माना कि यह जो F2 फोर्स है वह इस F1 फोर्स से अधिक है। क्लियर है? यह हम लोग सपोज कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? F2 माइनस F1 बराबर क्या हो जाएगा? m में फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो इस रिजिड बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? F2 माइनस F1। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में रॉड का हमने लीनियर मोशन एज्यूम किया है। क्लियर है? तो रॉड पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया? F2 माइनस F1 हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे? F2 माइनस F1 बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। F2 माइनस F1 नेट फोर्स हो गया। F2 माइनस F1 मेरा नेट फोर्स हो गया, और नेट फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास कितना हमारे पास है? नेट फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास m इंटू क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो F1 का वैल्यू तो F1 का वैल्यू तो हमें दिया नहीं गया है, लेकिन F2 का वैल्यू हमें 5 न्यूटन दिया गया। तो F2 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, और F1 हमारे पास नहीं दिया गया तो माइनस F1 लिख सकते हैं। बराबर m कितना है हमारे पास? 1 है, तो 1 लिखेंगे, इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 2 है, तो 2 लिखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ से F1 बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 5 माइनस 2 यानी कि 3 न्यूटन। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स होगा वह कितना है? 3 न्यूटन है। होना भी चाहिए। यदि हमने इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन
माना है तो यह फोर्स ऑटोमेटिक, यह फोर्स जो होगा वह ज़्यादा होगा। क्लियर है, और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने रॉड का एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में माना है, इस डायरेक्शन में माना है, यानी कि यह फोर्स जो होगा वह इस फोर्स से निश्चित रूप से अधिक होगा। क्लियर है, ठीक है। तो हमें यह F1 का वैल्यू भी पता चल गया। क्लियर, ठीक। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इस रॉड का लेंथ कैलकुलेट करना है। क्लियर है, तो मान लेते हैं कि इस रॉड का जो लेंथ है वह x सेंटीमीटर है। कितना मान लेते हैं? x सेंटीमीटर मान लेते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो रॉड का लेंथ हमारे पास कितना है? 1 सेंटीमीटर हमने मान लिया। क्लियर है, ठीक। और हम लोग, क्लियर है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया कि रॉड जो है कि केवल ट्रांसलेशनली मोशन कर रहा है, यानी कि रॉड जो है केवल लीनियर मोशन कर रहा है, रोटेटरी मोशन नहीं कर रहा है। तो जब कोई सिस्टम रोटेटरी मोशन नहीं करेगा तो उस सिस्टम पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो टॉर्क होगा वह कितना होगा? 0 होगा। कोई टॉर्क नहीं लगेगा तभी तो वो रोटेटरी मोशन नहीं कर रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो चूंकि यह दिया गया कि रॉड जो है कि केवल लीनियर मोशन कर रहा है, तो इस रॉड का जो रॉड तो हम कह सकते हैं कि इस रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रॉड पर लगने वाला जो नेट टॉर्क होगा वह कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है, ठीक है। तो एक लाइन हम जो कॉन्सेप्ट है वो लिख देते हैं, सिंस रॉड इज नॉट रोटेटिंग so the net torque about center of mass is equal to will be 0। क्लियर है, ठीक। होना भी चाहिए, क्योंकि यह रॉड केवल लीनियर मोशन कर रहा है तो यह सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट थोड़े ही कर रहा है। यह क्वेश्चन में दिया गया है, यह रॉड केवल लीनियर मोशन कर रहा है। क्लियर है, या तो मान लेते हैं कि इस रॉड का कहीं सेंटर ऑफ मास है, तो मान लेते हैं कि यह रॉड का क्या है? यह पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, यानी कि इस रॉड का यह कौन सा पॉइंट है? सेंटर ऑफ मास है। क्लियर है, तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रॉड का जो, और इस सेंटर, क्लियर है, और इस सेंटर ऑफ मास को हम लोग सी पॉइंट बोल देते हैं। कौन सा पॉइंट बोल देते हैं? सी पॉइंट बोल देते हैं। यह रॉड जो है वह क्या था? ए बी रॉड था। क्लियर है, ठीक है। और यह क्या है? इस रॉड का सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास को हमने किसी से इंडिकेट किया? सी से इंडिकेट किया। क्लियर है, ठीक। तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रॉड पे लगने वाला नेट टॉर्क कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि यह रॉड जो है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टाउ सी बराबर 0 लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है। क्लियर है, तो अब हम लोग इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रॉड पे लगने वाले इस फोर्स का और इस फोर्स का टॉर्क लिखते हैं। क्लियर है, तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस F1 फोर्स का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा? F1 इंटू इस सेंटर ऑफ मास से इस ए का जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा? x/2 होगा। क्यों? क्योंकि रॉड थीन है और यूनिफॉर्म रॉड है, तो यह ठीक इसके सेंटर में होगा। इस रॉड के का यह कौन सा पॉइंट होगा? ठीक मिड पॉइंट होगा। क्लियर है, और रॉड का लेंथ हमने 1 सेंटीमीटर माना है, तो यहाँ से यहाँ तक का यह जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा? x/2 होगा। क्लियर, यह डिस्टेंस कितना होगा? ए से लेकर सी का यह डिस्टेंस कितना होगा? x/2 होगा। क्लियर है, तो हम इस सी पॉइंट के अबाउट इस F1 फोर्स का जो टॉर्क होगा वह कितना होगा? F1 इंटू x/2। किस सेंस में होगा? तो सी पर अपना कलम रखेंगे और इस तरह से कलम को किस डायरेक्शन में मोड़ेंगे? जिधर F1 है, F1 किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है, तो F1 इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो किस सेंस में रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा। क्लियर है, तो इस समय डायरेक्शन क्या जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। प्लस अब हम लोग इसी पॉइंट के अबाउट इस F2 फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, तो सी पॉइंट के अबाउट इस F2 फोर्स का टॉर्क होगा वह कितना होगा? F2 इंटू सी पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वह कितना हो जाएगा? क्योंकि सी से ए का जो डिस्टेंस है वह x/2 है, और ए से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ए से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वह कितना है? 20 सेंटीमीटर है। क्लियर है, तो यह जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का यह जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा? x/2 माइनस 20 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? x/2 माइनस 20, और सेंस कौन सा? यह सेंस हो जाएगा, यह किस सेंस में रोटेट करेगा? तो यहाँ पे अपना कलम है ऐसे रखेंगे, और फोर्स F2 किधर है? इस डायरेक्शन में, तो हम लोग इधर मुड़ाएंगे, तो कौन सा सेंस में मुड़ेगा? क्लॉकवाइज सेंस में मुड़ेगा। तो यह कौन सा सेंस हो गया? क्लॉकवाइज सेंस हो गया। क्लियर है, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है, बस अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और आराम से x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 3x/2 इज इक्वल टू 5x/20 दूनी 40, 40 × 200, 200/2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? 3x इज इक्वल टू 5x माइनस 200। तो
क्या मिलेगा 2x इजकल टू 200, तो x इजकल टू कितना मिल जाएगा 100 सेंटीमीटर। x बराबर क्या मिल जाएगा 100, और x को किस चीज में माना है हमने, cm में माना है, तो यह x कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का, यानी कि इस रॉड की लंबाई कितना होगा 100 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ओके।